नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा अभियान में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुई। वो आज कर्नाटक के मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 7 अक्टूबर को इस यात्रा में शिरकत करेंगी। 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच गई। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। यहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। खबर देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीने पहले ही कोरोना से उभरी हैं। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बाद में राहुल ने मां सोनिया के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, हम पहले भी तूफानों से कश्ती निकाल कर लाए हैं। हम आज भी हर चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। सीधे तौर पे कहता हूँ कि आज मैंने विजुअल्स देखे सोनिया जी के शामिल होने के। वो विजुअल्स अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है नहीं होता उससे का पार्टी का प्रोग्राम है। वो लोग सत्ता में थे उस समय भारत तोड़ो को काम किया है। आज सत्ता में नहीं है, जोड़ो जोड़ो ऐसा चिल्ला रहा है। हर स्टेट में कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस वरिष्ठ नेता लोग पार्टी छोड़ करके जा रहा है। खुद पार्टी का नेताओं को जोड़ नहीं सकता, भारत जोड़ सकता है क्या? कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से उभारा है। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तो 1980 में उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेंढक और यूपी के रायबरेली से नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी। सोनिया गांधी भी कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को यूपी की अमेठी सीट से हारने का डर था। ऐसे में उन्होंने बेल्लारी से नामांकन दाखिल किया और अपने नामांकन को लेकर गोपनीयता रखने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी को ये बात पता चल गई और उन्होंने सोनिया के खिलाफ सुषमा स्वराज को मैदान में उतार दिया। सुषमा स्वराज इस सीट से 56,000 वोटों से हार गई थी। यही नहीं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा कि वो अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा। 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा को 22 दिन हो चुके हैं। केरल में करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक के चामराजनगर जिले के जरिए राज्य में प्रवेश किया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। गांधी जयंती के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े, तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया, भीगते हुए उन्होंने भाषण जारी रखा। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये यात्रा बताएगी कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मजबूत है और कर्नाटक में पार्टी की स्थिति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब आगे क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी, पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पीयूष जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ी बात राहुल गांधी के ट्वीट में नजर आई, हम पहले भी तूफानों से कश्ती निकाल कर लाए हैं, हम आज भी हर चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। ये जिस तरह की यात्रा हो रही है, भले ही इस पे कमेंट हो रहा हो,
क्या इसकी दशा और दिशा नजर आ रही है आपको, खासकर तब जब सोनिया गांधी इसमें शामिल हुई? पीयूष जी। भारत जोड़ो यात्रा है जी। तो अगर हम देखें जन समर्थन तो उस हिसाब से तो जो है कि एक सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जहां भी जा रही यात्रा, जिस तरह से भी ये उम्मीद की जा रही थी कर्नाटक में निभाएगी, जहाँ बीजेपी का शासन है, तो वहाँ उसको वो समर्थन नहीं मिलेगा या वहाँ रोड़े अटकाई जाएंगी सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। शुरू में ये खबर थी जब वहाँ पे प्रवेश करने वाली थी कि पोस्टर वगैरह फाड़े गए थे, लेकिन अब आराम से वहाँ चल रही है और काफी लोग वहाँ पे भी जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए लालायित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जब सोनिया गांधी गई तो वो भी एक अच्छा दृश्य था, जो कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक वो मूवमेंट था और एक सकारात्मक है कि अगर इसको वो ग्रास रूट लेवल तक जो है कांग्रेस जो है ले जा सकती है, इस सेंटिमेंट को, जो जनता के अंदर एक फिर से नई उम्मीद पैदा हो रही है कांग्रेस को लेके, तो वो एक बड़ी बात होगी और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी ने एक बात कही है कि हमारी ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, उसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, एक बड़ा मकसद है कि जिस तरह से जो है पूरा का पूरा देश का माहौल बदलता चला जा रहा है और जहाँ पे आप देखिए हिंसा बढ़ रही है, जहाँ पे जो है कि एक घृणा की भावनाएं बढ़ रही हैं, लोगों के प्रति जो है विश्वास खत्म होता जा रहा है, किसी देश का एक नागरिक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं कर पा रहा है, एक नागरिक दूसरे को जो है देश का दुश्मन समझ रहा है। तो इस तरह का माहौल जहाँ पैदा हो रहा है इस देश में, जहाँ धर्म जो है कि हमारी आंखें जो है बंद कर दे रहा है, हमारी सोचने की क्षमता को कुंद करता चला जा रहा है, जहाँ धार्मिक रूप से जो है आप धार्मिक समुदाय को टारगेट करते चले जा रहे हैं, वहाँ पे एक दिल को जोड़ने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले बराबर ये कहते हैं कि क्या जोड़ेंगे, देश को बांट दिया। पहली बात तो देश को बांटा नहीं, दूसरी बात जो है कि ये देश को तोड़ने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है कभी भी जो है। नहीं तो आपके मुताबिक क्या ये हकीकत मानी जाए कि भारत टूटता हुआ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, या आपसी मतभेद जो बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर आप ये बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए यही बात जो है कांग्रेस ने भी कही है और राहुल गांधी ने भी कही है, क्योंकि ये हम और आप सब जानते हैं, ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी जानती है, भले ही क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता है कि स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन आज हमारे बहुत ज्यादा हमारे दिल में खटास पैदा हो गई है लोगों के प्रति, हमारे दिल में, जो पहले ऐसा कभी नहीं था। हम इस नजरिए से देख रहे हैं, इस धर्म के चश्मे से देख रहे हैं और हम जो है किसी को अपना दुश्मन मान ले रहे हैं, जबकि वो कहीं से कोई दुश्मन है नहीं हमारा। ठीक बात है, हमारे साथ है, हमारे साथ करता है। तो हमारी एक जो पूरी का पूरा आप देखिए एक माहौल जिस तरह का बन गया है कि ट्रस्ट नहीं करने का, विश्वास नहीं करने का, वो उसमें वो जो एक जहर घुसता चला जा रहा है हमारे समाज पे। एक जो है कि आप जो है कि एक हमारी जो है स्वतंत्रता है अपनी, हमारी जो राइट टू एक्सप्रेशन है, वो भले ही खुले तौर से उस पर कोई अभी उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन जो है इनडायरेक्टली जो है अब कुछ तमाम लग रहे हैं उसके। ठीक है, शबनम पांडे जी से हम जवाब ले लेते हैं। शबनम पांडे जी, ये बहुत बड़ी बात कही पीयूष पंत जी ने कि जो द्वेष की भावना, एक दूसरे से जो अलगाव की स्थिति बनती जा रही है, लोगों में थोड़ा अलग अलग स्थिति बनती जा रही, लोग उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ये जो चीजें आई, कभी हिंदुत्व का मुद्दा, कभी कुछ आ जाता है, उससे एक डर बैठा हुआ है, उसको लेकर भारत जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इस चीज को कौन स्वीकार करेगा? देखिए, उन्होंने जिस की बातों को रखा और बातों के साथ ये भी कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता भी ये मानती होंगी लेकिन कहेंगी नहीं, तो मैं उनकी बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती। वो उनकी अपनी सोच, अपनी देख और अपनी समझ है। पर मैं ऐसा समझती हूँ, मैं लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति दोनों में रही और राजनीति में संगठन का काम करती रही, लेकिन आज भी जिस भी धर्म के लोग मेरे साथ 20 साल पहले थे, आज भी मेरे साथ वो सारे लोग वैसे ही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या सिख हो, सबके साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। ये रिश्ते निभाने की बात है। और दूसरी बात, मैंने अपनी सरकार को देखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे बहुत मजबूती के साथ काम किया है।
जो लोग भी है जो अपराध करते हैं उनकी बात अलग है। अगर अपराधी में किसी समुदाय के लोग ज्यादा हैं तो इससे हम सभी को चिंतित होना चाहिए कि आखिर क्या तो वजह मुख्तार है। अब्बास नकवी ने क्या किया था जो इसने- उनको किनारे कर दिया गया? नहीं, देखिए, ये संगठन और सरकार की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जगह भी दी गई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जगह बदली गई है। आप केवल एक समुदाय के लोगों को हटाने और दूसरे को उनकी जगह पे रखने पर आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में सरकार और संगठन में आना जाना लगातार लगा रहता है, चाहे वो केंद्र हो या वो प्रदेश हो। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, तमाम ऐसे नेताओं को संगठन और सरकार में फेरबदल होता रहा, पर उसको एक समुदाय से लेके टिप्पणी करना जो कि विपक्ष बखूबी जानता है। तो हिंदुत्व आज के अगर इस राहुल एजेंडे गांधी में जी पदयात्रा पे निकले हैं तो अल्पसंख्यक आते हैं क्या, पदयात्रा में शबनम जी? आपका जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसमें क्या अल्पसंख्यक आते हैं? देखिए, हमारे एजेंडे में अल्पसंख्यक आते हैं। इसका उदाहरण कैसे बताती हूँ। जो कहते थे कि हम सेक्युलर हैं, हमारे एजेंडे में अल्पसंख्यक बहुत आते हैं, हम बहुतों को टिकट देते हैं, पार्लियामेंट तक भेजते हैं, पर उसी समय शाहबानों के साथ जो होता है पार्लियामेंट में, वो देश की कोई भी महिला भूल नहीं सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत कर आती है और पार्लियामेंट में जहां की अल्पसंख्यक सांसद बैठे होते हैं और वो सेक्युलर पार्टी बैठी होती है और उनके फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर एक महिला, जो आप उसे हिंदू और मुसलमान मान सकते हैं, लेकिन एक महिला के हक और अधिकार ये को तो बेहतर रत्नाकर जी जवाब दे पाएंगे। ये सेक्युलरिज्म है? हाँ। क्या ये सेक्युलरिज्म है? कभी मैं नहीं मान सकती। सेक्युलरिज्म वो दिखना भी तो चाहिए। कई घटनाएं ऐसी दिखी हैं, कई घटनाएं इससे दिखी हैं जिससे चिंता का विषय बन गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कही थी कि जो अलगाव की स्थिति या जो आपसी मतभेद की स्थिति दिख रही है, इससे पहले कभी दिखी नहीं है। आपको याद होगा वो बयान। खैर, रत्नाकर जी आपसे जो जिस तरीके से सिनेरियोज को अपने आसपास के देखता है उसे ऐसा ही दिखता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जहाँ हिंदू महिला को तलाक का अधिकार था, मुसलमान महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया गया। ये महिलाओं के लिए कितनी बड़े अधिकार की बात है, ये शायद आप ना समझ सके, पर हर एक महिला समझती है। जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों के भी अधिकारों को छीना गया। ठीक है, क्योंकि अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है और आज सोनिया गांधी जी वहां पर गई, कितनी ताकत मिल रही है ये तो हम जानेंगे। रत्नाकर जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या लग रहा है कि सोनिया गांधी की आज भी वही पैठ है? तो आज कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसे नेता की जरूरत है जिससे G23 वाले आपके भी सहमत रहें, उनसे अगर कोई बात कही जाती तो उस बात में वजन रहे, और जो युवा जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ उन तक भी सही संदेश पहुंच सके। और शायद राहुल गांधी वो नहीं कर पा रहे जो सोनिया कर देंगे, ऐसा मानते हैं? रविंद्र जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत में मजरूर सुल्तानपुरी की एक शायरी से करना चाहता हूँ जी। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह। आज परिस्थिति उठाकर देख लीजिए, जो कन्याकुमारी से जो सैलाब चला था वो आज कर्नाटक में भी उससे ज्यादा दिखने लगा। क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है कि जो एक नेक उद्देश्य के लिए राहुल गांधी जी अपने कदमों को बढ़ा चुके हैं, वो नेक उद्देश्य सबको समझ में आ रहा है। आज देश को लड़ाने वाले, एक दूसरे को लड़ाने वाले, नफरत सिखाने वाले, हिजाब अजान करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, भारत पाकिस्तान करने वाले, 80-20 करने वाले, कपड़ों से लोगों को पहचानने वाले, आज देश इस नफरत की भाषा को समझ चुका है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो के अभियान में राहुल गांधी निकल चुके हैं। और देख लीजिए, इसमें क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सारे लोग जो है लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। ये नफरती संदेश देने वाले ये हमारे ऊपर क्या बोलेंगे? 9 साल की एक बच्ची जो बुर्का पहन करके राहुल गांधी के पास जाती है और हाथ मिलाती है, उनके उस नन्हे हाथ को लेकर जब राहुल गांधी अपने कदमों के साथ उसको लेकर चलते हैं, तो इनके जो संसार के सबसे बड़े प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि राहुल गांधी फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी हर समुदाय, हर धर्म,
सबको लेकर चलने की राजनीति कर रहे हैं और देश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और देश को मजबूत बनाने की राजनीति कर रहे हैं। शबनम जी, कोई जवाब है इसका जो रत्नाकर जी ने अभी बात कही? अगर एक बच्ची से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसके बाद अगर आपकी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं, तो भारत जोड़ो और भारत तोड़ो की बात कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी जी किस भारत को जोड़ेंगे? जो भारत जुड़ा हुआ है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर जो पार्टी टूट रही है इनकी, उसको जोड़ने की बात वो कभी नहीं करते। तो जिम्मेदारियों से नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहते हैं आपसे। दूसरी बात है, 9 साल की बच्ची अगर पर्दे में है तो निश्चित तौर पे ये आज हमारे भारत देश को सोचना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी इस बात को कभी नहीं समझ सकते। जहां आप देखिए कि मुस्लिम देश, इस्लामिक देश आज हिजाब के खिलाफ लड़ रहा है। हम हिंदू बहनें अब पर्दे के खिलाफ लंबे समय से लड़के आज पर्दे से छुटकारा पाए हैं, पर वहीं नहीं पे तो इससे पहले क्या आपको लगता है कोई एग्जाम्पल नहीं था? इससे पहले भी भारत ने एग्जाम्पल दिया है ना। कैसा एग्जाम्पल? शासन करने का, महिलाओं के आगे आने का, मुस्लिम महिलाओं के आगे आने का। नहीं, देखिए, मुस्लिम महिलाओं के चुनिंदा 2 महिला को हम आगे करके गए। हमने तो मुस्लिम महिलाओं को आगे किया। हम एक पूरे समुदाय की महिलाओं को आगे करना चाहते हैं। एक इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के आजादी के बाद से लगातार ये कहते हैं हमने तो महिलाओं को की सशक्तिकरण करा। गांधी परिवार तो पहली महिला राष्ट्रपति नहीं दी क्या कांग्रेस ने? दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि और भी महिलाएं थी। प्रियंका गांधी आती है उत्तर प्रदेश में, बहुत यात्रा करती हैं, क्या पाया उत्तर प्रदेश में? अगर पदयात्रा करने से चुनाव जीत लिया जाता है, पदयात्रा में भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव, ठीक है। गांधी तो राम प्रकाश पांडे जी से जवाब लेने पहले, वो अभी उन तक नहीं पहुंचे। राम प्रकाश पांडे, ठीक है शबनम, समझ गए, आपकी बात का जवाब देंगे रत्नाकर जी। जाके राहुल गांधी ने पदयात्रा किया था भट्टा परसौल वाले मामले में, क्या हुआ? ठीक है। पूरा राम प्रकाश पांडे जी, शबनम जी आ रहे हैं आपके पास। राम प्रकाश पांडे जी, सहयोग मिल रहा है आपका अभी कि नहीं, या टीएमसी की नाराजगी अभी बरकरार है, वो अलग दिशा में चलेंगी? भारत जोड़ने में सहायता करेंगे? राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही टीएमसी की नहीं, ये रास्ता अलग है? आएंगे तब होगा। ये तो दक्षिण की तरफ है, वहां पर हमारा कोई संगठन नहीं है, और जो भी है उनके साथ हमारा समर्थन रहेगा, क्योंकि देश में जिस तरह से देश जा रही है और राहुल जी के साथ लोग जड़ रहे हैं, क्योंकि देश की परिस्थिति खराब है, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, सारी चीजों को लेकर पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। तो एक राजनीतिक दल जो निकला है, जो पूरे भारतवर्ष में है, तो निश्चित तौर से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को आशा है। इससे पहले भी जब ये पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बार बार भाजपा मनमोहन सिंह को डांटती थी, तो लोगों ने उन पर एक बार समर्थन दिया था, किंतु वो अपने पर खड़े नहीं उतरे। तो अब तो चरम सीमा पर चढ़ गई है। लेकिन सबके अपने अपने अगर अहम कहीं टकराएंगे तो सब एक साथ कैसे आ पाएंगे? जो मशाल लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं उसमें तो सबका सहयोग चाहिए होगा। ऐसे में अगर मंच पर अलग अलग मतभेद दिखाई देंगे, सब अपने अपने अहम में रहेंगे, अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो फिर तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे जुड़ेगा? आपस में भी तो आपका जो गठबंधन है उसमें जुड़ाव कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। देखिए, जब राजनीतिक दल सब जब देख रहे हैं कि इस भारत की जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, तो वहां अहम नहीं रह जाएगा। पहले तो भारत की परिस्थिति किस तरह से सुधरे उसकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, लोगों में विश्वास कैसे जाए, इस यात्रा को देखना होगा। लेकिन जो गंभीरता और जो बात नजर आती थी, कभी एक लंबे अंतराल के बाद सोनिया गांधी की एंट्री हुई है और उस एंट्री का असर भी होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस लगातार ये कह रही है, कुछ चीजें या कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को। उसमें एक दृश्य ये है कि राहुल गांधी जब भीगते हुए भाषण दे रहे थे और जनता उन्हें सुन रही थी, वहां से हट नहीं रही थी। ये भी एक दृश्य जो है कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो चार्म एक राहुल गांधी को देखने के लेकर या उनसे जुड़ने को लेकर है, उसमें क्या वो सफल हो रहे हैं, ये हम रत्नाकर जी से जान लेते हैं। फिर हम शबनम पांडे जी का जवाब भी रत्नाकर जी से लेंगे। रत्नाकर जी, कितना सफल अभी तक हुए हैं जहां जहां से आए हैं, और क्या लगता है कि अगर सोनिया गांधी कुछ और वक्त यात्रा को देंगी तो शायद और ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा?
रविंद्र जी, सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ जो आज शायरी लिख के रहे हैं शायरी आप? जी जी, आज देखिए, ना जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। क्या बात। आज हमारा उद्देश्य, जैसी बहन कह रही है शबनम जी, कि पदयात्रा से कहां कहां चुनाव जीत लेंगे ये। चुनाव जीतने का उद्देश्य इनका होगा, चुनाव जीतने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा तो ये उद्देश्य जन चेतना का है। जो आपने पूरे देश में अपनी कुनीतियों से महंगाई बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ा दिया है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम, आपस में बांटने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों का प्यार उमड़ रहा है। और देखिए, राहुल गांधी जी ने अडिग, निडर और निर्भीक होकर किस तरह से अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपने उद्देश्य से कभी भटके नहीं। और आपने तस्वीरों को भी देखा है कि किस तरह से बारिश में भीगते हुए भी जन समूह को जो उन्होंने अपना बात जन समूह को बताया और ये कहा कि हम इन विपत्तियों से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम एक व्यक्ति के लिए यह लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है, यह सभी समाज की लड़ाई है, यह गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों की लड़ाई है। रत्नाकर जी, बारिश में फिसलन भी बहुत होती है, आपके नेता फिसल बहुत जल्दी जाते हैं। हार्दिक के बाद अब हर्षद भी गए। देखिए, मैं रविंद्र जी, अभी मैं उस बात से शबनम जी से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। ये कह रही थी कि संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के चलते वो अपना जो विजन सेट किया रहता है राजनीति में, उससे करता है। हमारे लिए मूल चीज ये है कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे लोगों को एक दूसरे से जुड़ें, कैसे जो ये फासीवाद ताकत जो देश में सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था तो पांचवा होती नजर आ रही है। नहीं, लेकिन ये सफल कैसे होंगे? क्योंकि वो जब भी दूसरा भारत भी है, वो संगठन की भी बात करते हैं ना। जैसे गहलोत जी तो गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, संगठन के लिए भारत जोड़ो यात्रा आ रहे शब्द जा रहे हैं रविंद्र जी, ये संगठन के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। संगठन के लिए हमने उदयपुर में नवचिंतन संकल्प नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि शबनम जी कह रही थी पहले अपना संगठन तो जोड़ लें, भारत तो बाद में जोड़ें। उनको वो डर गए हैं, बौखला गए हैं। इसलिए वो जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हमारे संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे संगठन तो बनते हैं, मजबूत होते हैं, कभी कमजोर भी होते हैं, लेकिन जनता से जब जुड़ेगा आदमी, वही जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है। और किसको चुन के भेजती है? जो जनता के बीच में होता है, जो जनता की लड़ाई लड़ता है, उसको चुन के भेजता है। तो एक बार शबनम जी, मुझे लग रहा है रत्नाकर जी आपका ध्यान उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, ना कि उनको सुनने की कोशिश की गई। जैसे किसानों की बात की जाए, युवाओं पर लाठीचार्ज की बात की जाए, महिलाओं तक पर लाठीचार्ज हो गया, वो शायद उस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। और फिर एक विशेष तबके को निशाना बनाने की भी कई बार आरोप लगे। रविंद्र जी, इस पर मैं भी यही कहना चाहूंगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन जैसी, मतलब जिसकी जैसी भावना रहेगी वो उसी अनुरूप प्रभु को उसी रूप में देखता। उसी तरीके से हमारी सरकार ने, पहली सरकार है मैं तो कहती हूँ आजाद भारत में, जो गरीब जनता को खाद्यान्न मुफ्त दे रही है। जब ये पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो कोरोना काल नहीं था मनमोहन सिंह जी के समय। आज देखिए ब्रिटेन की क्या हालत है, बैंकक्रप्सी के तरफ वो जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, जन चेतना के लिए जा रहे हैं। और जन चेतना के लिए जा रहे हैं, जो जन चेतना आपने खत्म कर दी, वो ये भी कह रहे हैं। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, जब सत्ता में ये थे तो जन चेतना खत्म कर दी। यहाँ तक उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश की जनता इनसे विमुख हो चुकी, इनको हाशिए पे डाल चुकी। अब ये पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये सोच नहीं, हाशिए पे कैसे डाल चुकी, हाशिए पे कैसे डाल चुकी है? एमपी में सरकार कैसे बनी ये तो आपको पता है ना, राजस्थान में कैसे और महाराष्ट्र में कैसे बनी ये भी आपको पता है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हम थे, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हम थे। ये जोड़ तोड़ करके कहीं भी बना ले। आज तक देश में राज कैसे किया इन्होंने, कितनी बार इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के राज्य सरकारों को गिराया, इनसे पूछिए।
किस तरीके से इमरजेंसी लगाया, तब जनचेतना नहीं जागती थी इनके गांधी परिवार की, जब ये पूरी तरीके से अत्याचार करते थे, ना पत्रकार को छोड़ा, ना राजनेता को छोड़ा, ना आम आदमी को छोड़ा। जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जवाब दीजिए। लेकिन आज जब देश की अर्थव्यवस्था, रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात को। यूके को पीछे करके 5वें स्थान पे आ गए विश्व में, इन्हें मिर्ची लग रही है। रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, इन्हें मिर्ची लग रही है। ठीक बात। 5वें स्थान की रत्नाकर जी जवाब दीजिए। एक और बात बता दूं, जी जी एक मिनट रत्नाकर जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने तो दीजिए। लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए शबनम जी। बहुत टाइम है अभी जवाब दीजिएगा। बहुत टाइम है। ये अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, हाँ। वो बयान में सचेत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे तो सनातनी धर्म वाले लोग राज करेंगे इस देश में, जो खुद ठीक है आप जवाब ले लेते हैं शबनम जी। शबनम जी जवाब ले लेते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं जनचेतना की? शबनम जी जवाब ले लेते हैं। हाँ रत्नाकर जी 2-3 बातें कहा इन्होंने, वो मैं सिलसिलेवार तरीका से कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जो है मुफ्त राशन बांटे। शबनम जी शायद ये भूल गई कि जो मुफ्त राशन बांटने का काम, ये जो दावा कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा है, ये चुनाव के पहले बांटा। जब चुनाव होने थे ना 5 राज्यों के, उसके पहले, अरे सुन तो लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं। उसके बाद इन्होंने राशन कार्ड तक छीनने का काम किया है, तमाम तरह के क्राइटेरिया लगा। वो तो कह रहे हैं पारदर्शिता ला रहे हैं। सुनिए कोई पारदर्शिता, सुन तो लीजिए, आरोप आपका, आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। दूसरा ये कह रहे थे कि गरीबों की बात कह रही थी। सुन लीजिए शबनम जी, बीच में मत बोलिए, जरा मुझे पूरी बात कर लीजिए। गरीबों की बात कह रही थी शबनम जी, इसी मोदी कार्यकाल में 8 साल के दौरान जब हम लोगों ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर किया था ना मनमोहन सरकार में, आपने 23 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया है। और रही बात 5वीं अर्थव्यवस्था की, आप कह रही हैं, मैं रविंद्र जी एक बात कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से। इस देश में 2 भारत बसता है। वो एक भारत जो देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में तो काम करता है, लेकिन दूसरा भारत वो भी है जो महंगाई, बेरोजगारी, 2 वक्त की जून की रोटी के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। 19 करोड़ जनता जो एक वक्त का खाना खाकर भूखे, लेकिन वो तो उसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए। 30 करोड़ जनता आज के डेट में 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है उनको। तो ये कौन से देश की बात कर रही हैं? ये अंबानी और अडानी के देश की बात कर रही हैं या उन गरीब जनताओं की बात कर रही है जिसके लिए राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा किए हैं? 3700 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे थे। तो हम जो है गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है शबनम जी एक मिनट, शबनम जी एक मिनट आपके पास है तब। शबनम जी आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। राम प्रकाश पांडे जी, शबनम जी की बातों से सहमत है, रत्नाकर जी की बातों से सहमत है? वो कह रहे हैं कि भारत तो हमने जोड़ा है, हमने सबके हक की बात की है, आप तो थे ही नहीं कहीं। आपने जोड़ने की बात कही होती तो जनता आप लोगों के साथ होती या कांग्रेस के साथ होती? राम प्रकाश जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही। पीयूष जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जैसे आप कह रही थी, शबनम जी तो स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को लेकर, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी का जो ओहदा है वो राहुल गांधी का अभी नहीं बन पाया है। इस यात्रा से बनेगा क्या जो अभी तक की स्थिति है? देखिए सोनिया गांधी जिस तरह से समय आई थी, राजीव गांधी का जिस समय शहादत हुई और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को संभाला और 2 चुनाव भी जिताए थे उन्होंने, तो निश्चित रूप से उनका एक ओहदा बन गया पार्टी में और वो सबकी बात मानते हैं, सुनते हैं। और जो यहाँ तक कि उनका दूसरी पार्टियों में जो एक उनका संपर्क है और जिस तरह से वो डील करती है, इसमें 2 राय नहीं है कि उनका अपना एक ओहदा है। उस तक राहुल गांधी को अभी पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन तो क्या हम ये माने पीयूष जी, क्या हम ये माने कि क्राइसिस है ऐसे नेताओं की जिनको पार्टी के कैडर भी मानता हो और वरिष्ठ नेता भी मानते हो? मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बाकी दलों की भी बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से देखिए नेताओं का संकट तो है, सभी दलों में संकट है और वहां पे सिर्फ शीर्ष में 1 या 2 नेता हैं, वही जो है वही जाने जाते हैं, वही माने जाते हैं
और बाकी जो है एक कोई इस तरह की पीढ़ी कहीं से आती हुई या नए नेता कहीं से आते हुए दिखाई नहीं देते हैं, या अगर हैं भी तो उनको कहीं न कहीं जो है साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या टीएमसी हो, या कोई दूसरी पार्टियां हो। तो ये एक संकट है सभी दलों के साथ, देखिए। और एक अच्छे नेताओं की जो है वो कमी भारतीय जो है राजनीति में दिखाई दे रही है, जो आज से 3 दशक पहले इतना नहीं था, इतना संकट नहीं था। तो ये है निश्चित रूप से। देखिए उसका एक कारण भी है कि जो है कि आर्म चेयर पॉलिटिक्स जब होती है तो ऐसा ही होता है। अगर आप जो है जनता के बीच जाके जो है राजनीति करते हैं, उनके संगठनों में शामिल होते हैं, तो आपको मैच्योरिटी मिलती है। जो अब राहुल गांधी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सड़क पे नहीं उतरते हैं, जो है कि एसी रूम में बैठ के जो है जो पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जो आरोप जो लगते रहे, ये राहुल गांधी पर यही आरोप लगते रहे। जी हाँ, लगते रहे। वो उसी का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी में एक तो संतोष रहा, ये भी कहा जाता था कि उनके साथ मिलना बहुत मुश्किल होता था, वो समय नहीं देते थे, बहुत देर में देते थे। ठीक बात है। अब वो आरोप नहीं लग पाएगा, अब वो आरोप नहीं लग पाएगा। मुझे लगता है यही सबको देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि उन्हें निकलना होगा और निकल के लोगों से मिलना होगा, और जो उनकी एक छवि गढ़ हो गई है उसको बदलना होगा। एक और प्रथा चल गई है, और ये मतलब लगातार ये देखने को मिल रही, पार्टी छीनने के, पार्टी सिंबल छीनने की प्रथा, ये जो चल निकली है, इससे कैसे निपटा जाएगा? और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि पहले लोगों को जोड़ लीजिए, फिर पार्टी सिंबल छीन लीजिए? अखिलेश का अगर एग्जाम्पल दें, समाजवादी पार्टी में तो किस तरह से उन्होंने पार्टी को कब्जे में लिया। चिराग पासवान की हम बात करें, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं, उनके पास से कैसे पार्टी छीन ली गई, सिंबल छीन लिया। महाराष्ट्र की देख लीजिए, अभी भी वहां पर पसोपेश में है, लड़ाई जारी है। देखिए रविंद्र जी, एक तो इसमें यह है कि एक जो है कि व्यक्तिवादी राजनीति हो गई है हमारे देश में। आप देखिए, एक व्यक्ति जो लगता है, चाहे वो परिवार के तहत आया हो या अपने संगठन में जगह बनाते हुए आया हुआ हो, तो खासकर हमने देखा जहाँ परिवार में इस तरह की चीजें होती है कि परिवार के माध्यम से जो है आप सत्ता मिल जाती है, तो ये एक एरोगेंस जो पैदा हो जाता है। जब व्यक्ति केंद्रित हो जाती है राजनीति, संगठन केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, तो वहाँ ये संकट होता है कि वो आदमी यही मानता है कि जो हम करते हैं वही करते हैं। और वहाँ पे फिर जो होता है कि जब असंतोष पैदा होता है तो फिर जो है कि पार्टियां टूटने लगती हैं। पार्टियां टूटती हैं तो फिर ये संकट पैदा होता है, सिंबल किसके पास जाएगा? क्योंकि अगर दूसरा गुट भी थोड़ा सा ताकतवर होता है, तो ये लड़ाई होती है। रामप्रकाश जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? इलेक्शन कमीशन की भी एक भूमिका होती है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से जो है निष्पक्ष रूप में यहाँ अपनी एक भूमिका जो है वो प्ले करता है। ठीक है पीयूष जी, रामप्रकाश जी से हमारी बात नहीं हो पाई, उनसे भी हम एक सवाल ले लेते हैं। ये संकट इसलिए भी पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं जो है जी, उनसे भी जो है कि सरकार। पीयूष जी, हम रामप्रकाश जी से भी जरा जान लेते हैं कि वो इस बात से कितना सहमत है। रामप्रकाश जी, पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि व्यक्तिवादी राजनीति हो गई, अब संगठनवादी नहीं रह गई। से बोले व्यक्ति हो, आवाज आ रही है आप तक? क्या कांग्रेस के लिए बोले हैं या भारत की व्यक्ति? पूरी स्थिति सबकी बात कर रहा हूं। भारत की इस तरह तो नहीं होगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी व्यक्ति के ऊपर पर राजनीति क्यों? ये भले भाजपा लेके आई है क्योंकि उन्होंने मोदी ब्रांड को ज्यादा प्रचार दिया, और मीडिया में मोदी ब्रांड को लाया, इससे पहले नहीं था ये। नहीं तो व्यक्ति को लेके भारत देश किस तरह से है? ये तो लोकतांत्रिक देश है, कोई राष्ट्र में क्या है? ममता बनर्जी है ना, ममता बनर्जी भी तो टीएमसी की राजनीति घूमती है पूरी की पूरी बंगाल। ममता बनर्जी भी तो यही चाहती ना कि अब उनके ही सगे संबंधी ऊपर सत्ता पे बैठे हैं, उनके हाथ में कमान रहे, वो जो चाहे वही करें। देखिए ममता बनर्जी एक किसी राजनीतिक दल की प्रमुख हो सकती है, किंतु उनके ऊपर ही पूरा बंगाल है, तो ऐसा तो नहीं है। तो फिर अन्य दल को वोट कैसे मिलते हैं? तो ये बात तो ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं, और बाकी जो दल है बीजेपी के जो नेता है वो भी कहते हैं कि भाई हमारे साथ जनता का जो जुड़ाव है इसीलिए हमें वोट मिलता है। आप बोलती है कि हर जगह तो बोलते हैं कि भाई
मोदी जी के कारण वोट मोल रहा है, मोदी जी के कारण ये हो रहा है, ये तो नहीं बोलते कि दूसरे के कारण हो रहा है। वो तो मोदी ब्रांडिंग ही करे जाते हैं। तो उनके कारण मिल रहा ना उनको वोट। मोदी जी ने ये अगर वो लोकसभा के चुनाव में जाते हैं और मोदी जी का चेहरा आगे होता है, या वो विधानसभा के चुनाव में हो या उससे भी छोटे चुनाव में हो, अगर मोदी जी की बात होती है तो सब लोग सहमत हो जाते हैं, तो उनको इसका फायदा मिलता है, तो क्यों नहीं करें ब्रांडिंग। देखिए, उनके दल के लोग सहमत हो जाते हैं, वो बात अलग है। वो ब्रांडिंग कर इस तरह तो नहीं है जिस तरह से वो हर जगह पर मीडिया में रखे, चाहे कहीं पर भी, तो ब्रांडिंग हो रही है। तो क्या कभी टीएमसी ने पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह नहीं लगाए क्या अपनी ब्रांडिंग करने के लिए? पोस्टर बैनर कभी क्या टीएमसी नहीं लगाती है अपनी ब्रांडिंग करने के लिए? हर पार्टी करती है। देखिए, पोस्टर बैनर जो लगते हैं वो ठीक है, अपने पश्चिम बंगाल में वो हो रहे हैं तो पोस्टिंग ब्रांड लग रहे हैं, किंतु साथ में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका भी ले रहा है। यहाँ पर तो पेट्रोल पंप में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, वही ब्रांड है, एक ही ब्रांड चल रहा है। ठीक है शबनम जी, व्यक्तिवादी राजनीति मोदी जी का लगा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, मोदी जी को ब्रांड बनाया है। दूसरा भी कोई चेहरा है आपके पास? और फिर आप बात करोगे कि अगर सोनिया गांधी जी ये बीच में आती हैं या राहुल गांधी जी अपनी बात करते हैं तो आप कहते हो परिवारवाद है। रविंद्र जी, पीयूष पंत जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनकी बातों को मैं कहीं ना कहीं उनके बातों का खंडन करती हूँ कि वो व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि एक लंबे समय से हमारे देश में परिवारवादी राजनीति चलता रहा, जिसमें कि किसी परिवार का नहीं, एक चेहरा जो एक चेहरा है, भले ही वो सोनिया गांधी का हो या राहुल गांधी का हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, अगर एक चेहरे को जनता पसंद कर रही है और उन्हें चुनकर भेज रही तो इसमें क्या आपत्ति है? इस पे परिवारवाद का आरोप क्यों जड़ा जाता है? नहीं, चुनकर देखिए, इस बात से मैं हमेशा इनकार करती हूँ। परिवारवाद उसे नहीं कहती कि जो चुनकर आता है। परिवारवाद उसको कहती हूँ जिनको कि मान लीजिए किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष है, अब दूसरा अध्यक्ष उसका पुत्र या पुत्री ही बने, उत्तराधिकारी के तौर पे परिवार चला रहा हो पार्टी को, चाहे वो ममता बनर्जी। तो अगर संगठन की विचारधारा उस परिवार के साथ जुड़ी है तो इसमें क्या आपत्ति है? शायद ये आपत्ति ही है कि G23 ने आपत्ति व्यक्त की, ये आपत्ति ही है कि गहलोत ने ये किया, और दूसरी बात आपत्ति है कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए होते हुए फिर दोबारा से खड़गे जी को खड़ा किया गया। तो ये कहीं ना कहीं वो परिवार बैकडोर से लोगों को बाध्य करता है, आप खड़े हो या ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था होता तो शायद इस तरीके का नहीं होता कि चहेते ही तो अभी पीयूष पंत जी यही बात तो कह रहे थे कि व्यक्तिवादी होगी राजनीति, अब संगठनवादी नहीं हुई, तो आपकी पार्टी इससे अछूती है क्या? हमारी पार्टी इससे अछूती है, क्योंकि देखिए किसी भी देश या राज्य में, ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। होती है, ठीक है, आप इसका जवाब ले लेते हैं पीयूष जी। एक लीडर ही, ठीक है शबनम जी, जवाब ले लेते हैं। प्रदेश में ठीक है, देखा जाए तो योगी जी चेहरे हैं, उसी तरीके से देश में आज सर्वमान्य मोदी जी हैं। शबनम जी जवाब ले लेते हैं पीयूष पंत जी से। पीयूष जी, शबनम पांडे जी कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद नहीं है हमारी पार्टी में, शायद उनका संपर्क कट गया हमारे साथ। रत्नाकर जी, आप ये मानते हैं? वो तो कह रही हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी सिर्फ दो लोगों की पार्टी बन के रह चुकी, अमित शाह और मोदी। आपने देखा कि हमारे यहाँ पे जो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, पूरा गांधी परिवार जो है कहीं पे भी वह अपने अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं किया और वह चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर रहा। उनका एक ही संकल्प है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और आपने देखा है इतिहास में गांधी परिवार ने कितने त्याग किए हैं, शहादतें दी हैं इस देश के लिए और इस जनता के लिए। तो इनका जो आरोप लगाना गांधी परिवार के ऊपर और परिवारवाद के ऊपर, मैं ये पूछना चाहता हूँ शबनम जी से कि आप बता दीजिएगा क्या कि आपके यहाँ पे अध्यक्ष पद का चुनाव इलेक्शन से होता है कि व्यक्तिवाद और संगठनवाद की बात? रत्नाकर जी, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, वो अभी हम उस चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, व्यक्तिवाद की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिवाद और संगठनवाद की। कांग्रेस के जो नेता है, शबनम ये एक मिनट, कांग्रेस के जो नेता हैं इससे पहले भी जनता के बीच गए हैं और भारी संख्या में लोग जुटे हैं उनके रैलियों में, लेकिन वो फायदा उनको नहीं मिल पाया। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जो यात्रा जिसमें इतनी भीड़ जुट रही है राहुल गांधी के साथ, ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी?
देखिए रविंद्र जी, आप भी जानते हैं कि आज देश में किस तरह से जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और किस तरह से किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं और इनकी गलत नीतियों से, जीएसटी से, नोटबंदी से, अनप्लान्ड लॉकडाउन से आज देश किस हालत में पहुंच गया है। आज भले ही ये दावा करते हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन परिस्थिति ये है कि जो जनता है, आम जनता है, वो कहाँ पे उनको फायदा मिल रहा है। वो तो 2 वक्त की रोटी का आज बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको राहुल गांधी लेकर ठीक है मुद्दे हैं, लेकिन जनता को समझा कहाँ पा रहे हैं। वो तो लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, जनता को समझाने की बात नहीं है। आज देख रहे हैं लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। वो किस लिए जुड़ रहे हैं? वो जानते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो संघर्ष कर रहा है, ये जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा है। पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको? जनता का जो दिख रहा है उतना सैलाब, वो वोट में भी कन्वर्ट होगा ना जब चुनाव होगा। तो प्रेम और वो अभी तक देखने को नहीं मिला दिख रहा है राहुल गांधी के, अभी तक देखने को नहीं मिला। ममता बनर्जी तो अपना अच्छे से सिंहासन जीत ली, उन्होंने तो चुनौती पेश कर दी, लेकिन वो कहीं पर आपकी पार्टी दिख नहीं पाई। एमपी में आपकी सरकार चली गई, राजस्थान में संकट खड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ सब जानते हैं, गोवा में क्या हुआ सब जानते हैं। निश्चित रूप से रविंद्र जी, पार्टी का कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से हम लोग एक के बाद एक राज्य को गंवाते चले गए। लेकिन आप देख लीजिए, विगत कुछ महीनों से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में एक परिवर्तन चल रहा है, नेतृत्व को लेकर परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन और मुद्दों के आधार पे जमीन पे उतर करके लोगों से मिलने का काम चल रहा है, लोगों के मुद्दों को समझने का काम। आज देखिए राहुल गांधी जी मछुआरों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, सारे लोगों से। भारत की धरती पहचानने बड़ी बात है। आप लोगों का यही दम्भ जो है ना, आप लोगों को ले डूबेगा 2024 में। हकीकत है। ये आप लोग जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं ना, जनता ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जनता देख रही है। आज नहीं तो कल जनता जो है वो आपके खिलाफ अभी हो रही है। अभी शबनम जी, जनता जो है आपके खिलाफ अभी हो रही है। पीयूष जी जुड़ गए हमारे साथ, राहुल गांधी उसका ऑप्शन रत्नाकर जी, पीयूष जी से सवाल ले लेते हैं क्योंकि वो उनका फोन कट गया था। पीयूष जी, शबनम पांडे जी कह रही थी कि हमारे यहाँ तो व्यक्तिवाद नहीं है, सहमत हैं आप? देखिए रविंद्र जी, आप बताइए इनको कि अध्यक्ष कौन है? नड्डा जी हैं, लेकिन चुनाव कौन करता है कैंडिडेट्स का? अमित शाह जी हर मीट कौन बैठता है? अमित शाह जी बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अमित शाह जी के बिना मर्जी के क्या कोई चुनाव होता है सिलेक्शन का? अमित शाह जी हर मीटिंग में बैठते हैं, क्वेश्चन में वो डिसाइड करते हैं पूरी की पूरी। अमित शाह जी और मोदी जी 2 चेहरे हैं, ये सब जानते हैं बीजेपी के, और उन्हीं की चलती है पूरे बीजेपी में। तो ये अब लड़ाई क्या व्यक्तिवाद और परिवारवाद की है क्या? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवारवाद की, बीजेपी के व्यक्तिवाद की ये लड़ाई चल रही है। तो विचारधारा की लड़ाई खत्म? विचारधारा की खत्म है। देखिए, विचारधारा की कब की खत्म हो चुकी है। भाजपा की वैसे भी जो विचारधारा तो है, चुनाव जीतना ही हो गया विचारधारा, और कोई विचारधारा इनकी नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी यत्न इनका किया जाए वो ये करती है। और कांग्रेस की विचारधारा, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनाव नहीं जीत पाए, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाए, पंजाब में चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं, देखिए इसलिए नहीं जीत पाए, कोशिश तो बहुत करी थी और सफलता मिली है। नहीं तो ये आरोप सीधा सीधा कैसे बीजेपी पे हो सकता है जी? ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी पे कैसे हो सकता है? वो दिल्ली भी जीत सकते थे आराम से, अगर यही सब उन्हें करना होता। पंजाब भी जीत लेते वो। नहीं, देखिए सवाल ये है कि बंगाल में उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन बंगाल का मानस थोड़ा अलग किस्म का है, और वहां पे ममता बनर्जी काफी बड़ी चुनौती दे रखी थी उनको। वो भी जो है कि उनका भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि व्यक्ति सेंट्रिक जो है राजनीति हो गई, तो बंगाल में टीएमसी में ममता बनर्जी, बंगाल में इस समय जो है कि ममता बनर्जी का दबदबा है वहाँ पे, तो उनको चुनौती देना बड़ी बात थी। इसलिए बीजेपी वहाँ सफल नहीं हो पाई है। और वो आइडियोलॉजी जो इनकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्ववादी वाली, वो देखिए नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट पे, हिंदी पट्टी में ज्यादा सफल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने जिस तरह से उनको धर्म के आवरण में डाल के जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो करते साउथ में इसीलिए सफल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी से भी हम जरा पता कर लेते हैं। व्यक्तिवाद उसकी तो हमने बात की। राम प्रकाश जी, ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा भी है सीएम के लिए वहां पे?
तो ममता बनर्जी जब सीएम है तो दूसरा चेहरा आने, क्योंकि ममता बनर्जी अगर अपनी जगह पर लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगी तो दूसरा चेहरा आएगा। तो दूसरा चेहरा कोई नजर भी तो आना चाहिए, ये पार्टी एक ही चेहरे पे अटकी रहेगी? पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उत्तराधिकारी कौन होंगे ममता जी के बाद? अभी तो फिलहाल में हमारे युवराज अभिषेक बनर्जी। हाँ, तो फिर बात तो वहीं चलेगी ना जहां पर अभी बात हो रही थी। शबनम पांडे जी सही कह रही हैं इसका मतलब? देखिए, आप देखिए अभिषेक बनर्जी जिस तरह से अपनी फुटवर्किंग कर रहे हैं, अपनी चारों तरफ जिस तरह से वो अपने दल को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बाकी आपके दल में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो सत्ता संभाल सके आने वाले समय में? सिर्फ अभिषेक का ही नाम सामने आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि तो अभिषेक बनर्जी जिस तरह से अपने अच्छे नेताओं की कमी हो गई पार्टियों में, चेहरा उनके पास है, बाद में तो पार्टी का डिसीजन वो अलग रहेगा। अच्छे नेताओं की कमी हो गई क्या पार्टियों में? अच्छा पीयूष जी, ये भी हम थोड़ा ये सवाल भी अहम है कि क्या वास्तव में जो पार्टियों में नेता नहीं जुड़ रहा है, या कांग्रेस भी कहीं कहीं कभी कभी कमजोर साबित हो जाती है, अच्छे नेता नजर नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, उनको सामने नहीं लाया जा रहा, क्या ये स्थिति क्यों बन रही है जो इन चीजों से बाकी दल जूझ रहे हैं और बीजेपी किसी भी चेहरे को ले आती है वो जिता देती है? देखिए रविंद्र जी, इसके 2-3 कारण है। एक तो कारण ये है कि जिस तरह के लोग राजनीति में क्यों आ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि राजनीति में धन का काफी जो है वर्चस्व हो गया है। टिकट से लेने से लेके तक पूरे कैंपेनिंग से लेके आगे तक जो है, जिस तरह से रोड शो होते हैं, तमाम चीजों, धन का जो एक पूरा का पूरा एक दबदबा हो गया पूरा उसमें। किस तरह के लोगों को टिकट मिलता है ये आप देखिए। कहा जाता है विनिंग कैंडिडेट, जो विनेबल हो। कौन होता है? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, उसने कैसे कमा रखे हैं, उसके पास क्या किस तरह का पैसा आया हुआ है, और वो टिकट बचते हैं, सभी पार्टियों में बचते हैं। ये कड़वा सच है। यानी बाहुबली से धनबली तक हम पहुंच रहे हैं और आजकल धनबल का ही प्रयोग किया जा रहा है। जिसके पास जितना पैसा है, पीयूष जी, जिसके पास जितना पैसा है वो पार्टी को जिता सकता है। रत्नाकर जी, चलते चलते हम ये आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, राहुल गांधी इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप संगठन को कैसे जोड़े रख सकेंगे? जब भी आप कोई बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं, आपके नीचे से जमीन खसक जाती है या एक ईंट आपकी सरका दी जाती है आपकी इमारत की। चाहे हार्दिक पटेल की बात कर लें या बड़े नेताओं की, इस पर तो हमने कई बार चर्चा की, उसको कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए क्या है रविंद्र जी, आज परिस्थिति ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति आरएसएस से डर जा रहा है या बीजेपी के लालच में चला जा रहा है वो जाए, हमारा उनसे कोई वैसा नहीं है, उनको रोकेंगे भी नहीं हम लोग। तो ऐसे तो कमजोरी हो जाएगी ना आपकी पार्टी में। नहीं, सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, नए लोग जुड़ रहे हैं। आज देखिए पार्टी में जिस प्रकार हम लोगों ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया था, उसमें कहा था कि अब हम जो है 50% भागीदारी युवाओं को देंगे, और आज युवा देखिए वहां पे जो चल रहा है, पदयात्रा हो रही है, उसमें 50% से ज्यादा जो देश के युवा कन्हैया कुमार है, श्रीनिवास जी हैं, राहुल राव जी हैं, और लांबा जी हैं, वैभव वालिया जी हैं, तमाम सारे युवा नेता उनके साथ चल रहे हैं। पीयूष जी ठीक है पीयूष जी, रत्नागिरी पीयूष जी, चाहे रथ यात्रा हो चाहे पदयात्रा हो, यात्राएं हमेशा सफलता की कुंजी रही हैं। क्या वर्तमान में ये यात्रा सफल हो पाएगी? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? भविष्य के कोई संकेत मिल रहे हैं कि ये जो है 2024 में संकट खड़ा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के सामने? संक्षेप में देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से अगर इतिहास आप देखिए तो वो चाहे अडवाणी जी की यात्रा देख लीजिए आप, चंद्रशेखर जी की आप देख लीजिए, जिस तरह से पदयात्रा में निकले थे वो, और जितनी भी यात्राएं हुई है निश्चित रूप से उनके अच्छे परिणाम मिले हैं उन नेताओं को जिन्होंने यात्राएं करी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन कांग्रेस, कम से कम अगर कांग्रेस जीतती नहीं है तो कम से कम उनकी सीटें तो बढ़ सकती हैं, उनका संगठन मजबूत हो सकता है और वो एक नए तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इतनी तो उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी जब यात्रा समाप्त होगी उसके बाद 2024 में देखा जाएगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। 2024 तो फायदा मिलेगा निश्चित रूप से, लोग जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ, फिर से जुड़ेंगे। तो यात्राओं का फायदा हमेशा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जितनी भी यात्राएं रही हैं, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो उसका हमेशा फायदा मिलता ही है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की कोई पहल शुरू करेगी? क्योंकि बाकी दलों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे केसीआर हो तेलंगाना के,
वो शुरू कर चुके हैं इस तरह की यात्रा, और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह ने इस तरह की यात्रा शुरू कर दी। तो देखना यह है कि आखिर माननीय भूपेश बघेल ने ये यात्राएं कितना जोड़ पाती हैं संगठन को, और इसका फायदा क्या 2024 में मिल पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।